सत्यडे.com आज़ादी समाचार। ગુજરાતમાં હાલ ચુનાવી માહોલ છે અને જે રાજકીય પાર્ટીઓ છે તેમાંથી પક્ષ પલટાની જે ઘટનાઓ હાલ સામે આવી રહી છે અને ખાસ કરીને જે ગુજરાતના રાજકારણમાં મોટી તબદીલી પણ આવી છે ત્યારે ખાસ કરીને 2 દિવસ પહેલાં જ MIMમાંથી ગુજરાતના ઉપપ્રમુખ શમશાદ ખાન દ્વારા પણ જે રાજીનામું આપીને ખળભળાટ મચી જવા પામી છે ત્યારે આજે આપણી સાથે છે શમશાદ ખાન, તેમના સાથે જ વાત કરીશું। સર, પહેલાં તો ક્વેશ્ચન જ એ છે કે કેમ पार्टी छोड़ीने केम राजीनामु आप्યું? देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो गुजरात में बड़ी उम्मीदों के साथ आई थी जनवरी 2021 में, और लोगों को ये लग रहा था कि ये कांग्रेस और भाजपा का एक विकल्प हो सकता है और दलित, आदिवासी, पिछड़े, OBC की और मुसलमानों की आवाज़ मजबूत बन सकता है। मजबूती से चुनाव भी लड़े, चुनाव में बहुत अच्छा परिणाम भी मिला, लेकिन 1 साल काफ़ी अच्छे से काम चला, कई सारे मुद्दों पर आवाज़ उठी। लेकिन इन सब के बीच में एक चीज़ बार बार खल रही थी कि प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भाजपा के ख़िलाफ़ कोई कड़ा बयान नहीं आता था, भाजपा की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ कोई कड़ा बयान नहीं आता था। वो लगातार भाजपा को लेकर अपना चुप्पी साधे हुए थे और पिछले 3 महीनों से लगातार हम देख रहे थे कि पार्टी की गतिविधियाँ जो थी उनको प्रदेश अध्यक्ष ने रोक दिया गया था। उनको अगर कोई भी चीज़ों पर प्रोग्राम देने की बात की जाती थी तो उस पर वो बहाने बनाकर निकल जाते थे, वो प्रोग्राम नहीं देते थे। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात में जो जिस तरह से काम कर रही थी उससे स्पष्ट तौर पर दिख रहा था कि वो प्योर एक ऐसी तरह से चुनाव में जाना चाहती थी कि वो एक कमज़ोर पक्ष के तौर पे जाए, जो चुनाव तो लड़े और उसको वोट जो मिले वो वोट जीतने वाला ना हो लेकिन किसी को हराने वाला हो, और वो एक वोट कटवा पार्टी साबित हो। एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर, एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर मैं कतई ये नहीं देख सकता था कि मैं एक ऐसी पार्टी के साथ रहूं जो भाजपा को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है और भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। इसके लिए मैंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात के उप प्रमुख के पद पर से इस्तीफ़ा दे दिया। दूसरी बात सर ये कही जाएगी कि राजीनामा मतलब राजी होके या खुशी से तो आपने दिया नहीं होगा, पर कहीं ना कहीं नाराज़गी पार्टी से, पार्टी के लोगों से कहीं ना कहीं रही होगी। देखिए, नाराज़गी पार्टी के लोगों से नहीं, पार्टी की जो विचारधारा को छोड़कर और गलत ट्रैक पर जो पार्टी जा रही थी उससे है। क्योंकि हम यहाँ पर आए थे, इसलिए आए थे कि देश में जिस तरह से मुसलमानों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो ख़त्म हो रहा है, जिस तरह से मुसलमानों को राजनीतिक तौर पर हाशिए पर ढकेला जा रहा था, हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में वो चीज़ देख रहे थे कि इसके थ्रू हम मुसलमानों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो मजबूत कर पाएंगे और भाजपा कांग्रेस के ख़िलाफ़ एक मजबूत आवाज़ खड़ा करेंगे। लेकिन हुआ उल्टा कि 1 साल तो पार्टी ने बहुत अच्छे से किया, बहुत सारे मुद्दों पर सड़कों पर आई और बहुत एग्रेसिवली काम हुआ, लेकिन पिछले कुछ समय से पार्टी ये चाह रही थी कि हम जो मुद्दे हैं उन पर बात ना करें, उन पर खामोशी इख्तियार करें, हम भाजपा के ख़िलाफ़ ना बोलें, हम अधिकारियों की जाति के ख़िलाफ़ ना बोलें। और हमने ये देखा है कि पिछले आप देखेंगे कि कई सारे मुद्दे रहे जिन पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पिछले 3-4 महीने में कोई आवाज़ नहीं उठाई। तो ऐसा क्यों, वो क्या वजह है? तो वो वजह बहुत स्पष्ट दिखती है कि आप एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं जो कमज़ोर रहे और वो सिर्फ चुनाव लड़े और भाजपा के एजेंडे में कामयाब हो, और पूरे देश में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की किरकिरी हो कि यूपी के बाद गुजरात में भी अगर चुनाव ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बुरी तरह से हारती है तो पूरे देश में जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर लोगों ने सपना देखा है वो सपना टूट जाए और लोग मुस्लिम क़यादत की बात ना करें, मुस्लिम प्रतिनिधित्व की बात ना करें, तो वो कतई बर्दाश्त नहीं था। एक सवाल और भी ये पैदा होता है कि कहीं ना कहीं आपको ओवैसी जी आके गए, नहीं मिलने दिया गया, उसका गुस्सा या कहीं ना कहीं उसका दुख भी छलक रहा है। सर देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी में अपने नेशनल लीडर से मिलने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन उसका गुस्सा होना और उसकी वजह से पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट 2nd नंबर की पोजीशन से इस्तीफ़ा देना वो तुक नहीं बैठता कि सिर्फ उनसे मिलने नहीं दिया गया इसलिए इस्तीफ़ा दे दिया। ये नहीं है, इस्तीफ़ा ये इसलिए है कि अपने बात नहीं रखनी थी ओवैसी के सामने। हाँ, ये कह सकते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात के सदर जनाब साबिर भाई काबलीवाला साहब ने कि जिस हिसाब से पूरा प्रोग्राम मैनेज किया, उससे उन्होंने उस प्रोग्राम को इतना बद इंतज़ाम किया था कि लोग उनसे ना मिल सकें, उनसे अपनी बात ना कर सकें और वो एग्जॉस्ट हो जाएं और कंटाल कर लोगों से मिलने से इनकार कर दें।
दूसरी बात भी ये सामने आई थी खास करके कि जो साबिर काबली वाला है उन पे मतलब आपने भी गंभीर आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं उन लोगों का भाजपा के साथ कहीं ना कहीं कुछ सेटिंग वगैरह चल रहा है, आपने भी आरोप लगाए थे, उस पर क्या कहोगे? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ कि आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को देख लीजिए, वो चुनाव का जब साल आता है तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। लेकिन एक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात का चैप्टर है जो चुनाव आते ही उसको जिस तरह सांप सूंघ गया है, वो सड़कों से गायब हो गई है, मुद्दों से गायब हो गई है, संगठन बना नहीं पा रही है, और जो संगठन है उसको संभाल नहीं पा रही है और संगठन को तोड़ रही है। तो आज के दिन पे हम स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं कि ये किसके इशारे पर हो रहा है, क्योंकि अगर गुजरात में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मजबूत पक्ष के तौर पर खड़ा हो तो वो भाजपा के लिए एक चैलेंज होगा। जिस तरह से जहाँ पर भी, चाहे औरंगाबाद के हमारे सांसद हों या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हों या बिहार के हमारे विधायक हों, वो जिस तरह से लोगों के मुद्दों को एग्रेसिवली रखते हैं, भाजपा के लोगों के सामने आंख में आंख डालकर बात करते हैं। शायद गुजरात के सदर वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर ऐसी कोई क़यादत खड़ी हो, यहाँ पर ऐसी कोई लीडरशिप खड़ी हो, इसीलिए वो लगातार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात को कमज़ोर करते रहे और यहाँ तक कमज़ोर कर दिया कि अब उनके पास अहमदाबाद शहर में संगठन के नाम पर 0 लोग हैं। इससे पहले भी जब ओवैसी अहमदाबाद आए थे, बड़ा रोड शो किया था, तब शायद ओवैसी के काफ़ी नज़दीक आप रहे थे, उसके बाद आपकी लोकप्रियता भी काफ़ी मतलब बढ़ गई थी। तो कहीं ना कहीं साबिर भाई को ऐसा कुछ ना कुछ दिल में ऐसे कुछ रहा होगा। उसके बाद इस बार साबिर भाई काफ़ी नज़दीक रहे, तो उसको भी मानने में आता है, लोक चर्चा भी यही है कि उसको लेकर आप से मतलब काफ़ी आप भी नाराज़ थे, साबिर भाई भी नाराज़ थे एक दूसरे से। देखिए, मैं किसी व्यक्ति से नाराज़ नहीं होता। आज भी साबिर भाई के साथ अगर मेरे व्यक्तिगत कोई चीज़ें होंगी तो शायद अगर उनको ज़रूरत होगी तो मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा, और मेरे को लगता होगा कि साबिर भाई से ये चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं तो मैं उनसे वो चीज़ें करूँगा। ये व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, ये वैचारिक झगड़ा है। और वैचारिक झगड़ा ये है कि हम सब मिलकर ये सोच रहे थे कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात में एक मजबूत पक्ष के तौर पर खड़ा हो और जो भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ लोगों की आवाज़ बने, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, दबे हुए कुचलों की, मुसलमानों की आवाज़ बने, और जो अधिकारों को आज तक छीना गया है उन अधिकारों पर बात हो। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे सदर जनाब साबिर भाई काबली वाला साहब काम कर रहे हैं, वो उस लाइन पे जाते हुए नहीं दिख रहे हैं। वो उस लाइन पे जाते हुए दिख रहे हैं कि पार्टी चुनाव में बहुत अच्छा ना करे और भाजपा को उससे सीधा फ़ायदा हो। और उनसे जब ये सवाल पूछा जाए कि कितनी सीटें लड़ेंगे तो बड़ी हंसी आती है जब वो एक ऐसा नंबर कहते हैं जहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोई ताकत नहीं है। मैं मानता हूँ कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के देश में और गुजरात में बहुत सारे चाहक हैं, बहुत सारे सपोर्टर हैं, लेकिन शायद वो उतने नहीं हैं जिनके माध्यम से चुनाव जीता जाए। और फिर भी अगर आप चुनाव पर एक निर्धारित नंबर से ज़्यादा नंबर पर सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो आपका एजेंडा साफ दिख रहा है कि आप किसी पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। सर, कॉरपोरेशन का जो इलेक्शन था उसमें भी काफ़ी सारे टिकट को लेकर मतभेद सामने आए थे एमआईएम में। उसमें काफ़ी सारे, नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, आपके फ्रेंड लोग भी थे जिसमें उन लोगों को टिकट को लेकर साबिर भाई को कहीं ना कहीं मतभेद था। तो अभी फ़िलहाल जो विधानसभा का इलेक्शन आने वाला है उसमें शायद जमालपुर खाड़िया की आपकी भी बात चल रही है, काबली वाला की भी बात चल रही है, उसको लेकर पार्टी में शायद मतभेद था। देखिए, चुनाव लड़ना हर किसी का लोकतांत्रिक अधिकार है, चुनाव लड़ना या ना लड़ना। और राजनीतिक इंसान अगर चुनाव नहीं लड़ेगा तो शायद घर पे बैठ के आटा बेलन तो नहीं गूंदेगा। और रही बात कि कहाँ से चुनाव लड़ना, कहाँ से नहीं लड़ना, वो तो वक्त आने पे तय होगा। अगर साबिर भाई जमालपुर खाड़िया से लड़ना चाहते हैं या वक्त आए और मुझको लड़ने की इच्छा होगी तो वो वक्त बताएगा। लेकिन अगर ये बात है कि ऐसी कोई बात चल रही थी तो ये बातों में कोई वजूद नहीं है। हाँ, डेफिनेटली मैंने कहा था कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, लेकिन अभी तक मैंने पार्टी को या किसी को भी ये इच्छा नहीं बताई थी कि मैं कहाँ से चुनाव लड़ूंगा। दूसरा एक मतभेद ये भी सामने आया था एमआईएम पार्टी को लेकर कि जब कॉरपोरेशन के इलेक्शन थे तब उसके बाद एमआईएम ने कहीं ना कहीं गैंगस्टरों का साथ दिया था। अतीक अहमद यूपी की वो अलग बात है, लेकिन नज़ीर वोरा के फ़ोटो वीडियो सामने आए थे, अल्ताफ़ को टिकट दी गई, तो कहीं कहीं ऐसा नहीं लग रहा था एमआईएम गैंगस्टरों का साथ चाहती है? देखिए, कई बार कुछ फ़ैसले गलत हो जाते हैं। उन फ़ैसलों के वक्त मैं भी वहाँ पर मौजूद था, तो शायद वक्ती कुछ फ़ैसले हमसे उस टाइम वक्त गलत लिए थे। पार्टी ने ये वादा भी किया था कि हम उन फ़ैसलों को सुधारेंगे, लेकिन मैं उन फ़ैसलों में कुछ सुधार होते देख नहीं रहा था। तो वो एक अगर वो इस तरह से आगे भी इस तरह के फ़ैसले लेंगे तो शायद पार्टी को बड़ा नुकसान होगा।
और उस चीज़ से बचना चाहिए, हर पार्टी को बचना चाहिए। जो कॉरपोरेशन के इलेक्शन थे उसमें भी चार जैसे कॉरपोरेटर सामने आए थे। उसके बाद साबिर काबली ने पूरा श्रेय अपने पे ले लिया था। उसके अलावा दूसरे भी पार्टी के कहीं ना कहीं मतभेद बाहर आ रहे थे एमआईएम को लेकर, आपकी लोकप्रियता को लेकर भी कहीं ना कहीं साबिर भाई भी अनसेफ समझ रहे थे अपने आप को। देखिए ये तो साबिर भाई कह सकते हैं, और लोकप्रियता नहीं है, लोगों के साथ ज़मीनी स्तर से जुड़कर काम करने की बात है। और जब से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात में आई है, और उसके पहले भी जब मैं अलग अलग सामाजिक संगठनों के साथ गुजरात में काम करता रहा, तो हमेशा ज़मीनी मुद्दों पर काम करने की कोशिश की, और ये रहा कि लोगों के साथ मिलजुल कर काम किया जाए, और हर इंसान को जो एकदम लास्ट में है वो भी मेरे जितना ही महत्वपूर्ण है, वो महत्व दिया है। इसीलिए लोगों का प्यार है, अगर उस प्यार को देखकर अगर किसी को तकलीफ़ होती है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। एक बात और भी रही थी सर, ये कि जब ये इलेक्शन आने वाला है तो अब शमशाद खान को हम कांग्रेस के साथ, भाजपा के साथ, आपके साथ, किसके साथ हम देखेंगे? कहाँ जुड़ने वाले, कौन सी पार्टी से? देखिए इलेक्शन शायद बहुत दूर है, उससे पहले ईद है, तो अभी तो इरादा है कि रमज़ान के रोज़े पूरे हों और पूरा देश, पूरा विश्व अमन और सुकून से ईद मनाए। और मैं भी चाहता हूं कि मैं अमन और सुकून से ईद मनाऊं, और ईद के बाद फ़ैसला किया जाएगा। जितने लोग पार्टी से नाराज़ होकर इस्तीफ़े दे रहे हैं उन तमाम के साथ इंशाल्लाह एक मीटिंग बहुत जल्द होगी। उनके साथ चर्चा करने के बाद आगे कहाँ जाना, क्या करना, वो तय किया जाएगा। ये डिप्लोमेटिक आंसर है शमशाद खान। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि हार्दिक और जिग्नेश उन्होंने स्टैंड क्लियर किया था, शमशाद खान कौन सी पार्टी के साथ जाएंगे? देखिए मैं कह रहा हूँ कि ये शमशाद खान का अकेले का फ़ैसला नहीं होगा, ये उन तमाम लोगों का फ़ैसला होगा जो आज गुजरात में से अलग अलग हिस्सों से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से नाराज़ होकर इस्तीफ़ा दे रहे हैं। उन तमाम के साथ चर्चा करनी होगी, उनके साथ बात करनी होगी, और लोकतांत्रिक ढंग से एक फ़ैसला लेना होगा कि किस में लोगों की भलाई है, किस पक्ष में जाने से, और कहाँ जाकर लोगों के मुद्दे हम ज़्यादा मजबूती से उठा पाएंगे। जो हमारा संगठन, हमारे लोग तय करेंगे, उसके आधार पर ही हम आने वाले दिन में तय करेंगे कि हम किस पक्ष के साथ हैं। लेकिन आपके माध्यम से इतना तो कह दूँ कि भाजपा के साथ नहीं जा रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन दूसरी भी एक बड़ी बात सामने आती है कि अगर शमशाद खान जमालपुर खाड़िया से विधानसभा लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं एमआईए को नुकसान तो होगा ही। देखिए चुनाव जब लड़ा जाता है तो किसको नुकसान किसको फ़ायदा वो नहीं देखा जाता है। अगर मुझको लगेगा कि मुझको जमालपुर से, दरियापुर से, घाटलोड़ या नारायणपुरा कहीं से लड़ने पे मेरे जीतने की उम्मीद है, और अगर मेरे संगठन के लोग, मेरे दोस्त, मेरे परिवार के लोग मुझको कहेंगे कि चुनाव लड़ना है तो इंशाल्लाह ज़रूर चुनाव लड़ेंगे। एक बात वो भी सामने आती है शमशाद खान के, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय तौर पर भी असदुद्दीन ओवैसी को बी टीम कहा जाता है। वैसे ही आपने गंभीर आक्षेप लगाया साबिर भाई पे, तो आपका कहना यही है कि साबिर भाई काबली वाला बीजेपी के लिए काम करते हैं? हाँ, बहुत स्पष्ट तौर पे देख रहा हूँ मैं कि गुजरात का चैप्टर जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, वो भाजपा के इशारे पर, भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहा है, और भाजपा को फ़ायदा पहुँचे उस तरह से काम कर रहा है। आखिरी सवाल, वकीलात छोड़ के राजकारण में आना बराबर है, पॉलिटिक्स में आना, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिक्स करते करते शमशाद खान के साथ पॉलिटिक्स हो गई? नहीं, देखिए मैंने वकालत कभी नहीं छोड़ी है, क्योंकि वकालत वो जगह है जहाँ से हम लोग गरीब, दबे कुचले, शोषित, वंचित वर्ग की आवाज़ को न्यायालय में उठाते हैं। मैं उसके साथ साथ राजनीति करने के लिए आया था, और राजनीति सिर्फ इसलिए ही करने आया था कि दबे कुचले, शोषित, वंचित समाज का जो आवाज़ है उसको एक बड़े प्लेटफॉर्म पर उठा सकूं। और राजनीति मेरे साथ होना, मैं नहीं मानता कि मेरे साथ हो रही है, यह आम जनता के साथ राजनीति नहीं हो रही, उनके साथ धोखा हो रहा है, ठगी हो रही है कि जिन लोगों ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात पर भरोसा दिखाया था, उन तमाम लोगों के भरोसे को तोड़ा जा रहा है, उन तमाम लोगों को धोखा दिया जा रहा है। जो लोग ये उम्मीद जता रहे थे कि AIMIM एक मजबूत विकल्प बन के खड़ा होगी, उन तमाम के साथ धोखा ही है। ये बात भी आपने जो इस्तीफ़ा दिया है उसको लेकर एक भी बार फ़ोन पे ओवैसी जी से आपकी बात हो पाई है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई है, और मैंने भी नहीं ट्राई किया है, और उनकी तरफ से भी कोई ट्राई नहीं हुआ है। वो चाहेंगे वापस आपको लाना तो आप MIM में वापस आओगे? अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का इंटरवेंशन होगा, उनसे बातचीत होगी, और कुछ मसलों पे अगर बहुत क्लैरिटी के साथ बात होगी, और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात उस पर चलने को तैयार होगा, तो शायद वापसी का सोच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आता MIM ઉપપ્રમુખ, પૂર્વ ઉપપ્રમુખ શમશાદ ખાન જેમણે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું કે તેઓ ચૂંટણી લડવાના છે, પણ કઈ પાર્ટીમાંથી લડશે તે હાલ સ્પષ્ટ નથી। કેમેરામેન પ્રતીક સાથે જાવેદ સૈયદ, સત્ય ડે ન્યૂઝ, અમદાવાદ। અગર તમે આ વિડિયો ફેસબુક ઉપર જોઈ રહ્યા છો તો અમારી ચેનલને ફોલો કરવાનું ચૂકશો નહીં
અને YouTube ઉપર જોઈ રહ્યા છો તો સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા, જેથી અપડેટ ન્યૂઝ તમારા સુધી પહોંચી શકે.